सम्मानित कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ से स्वागत डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक विभाग। अन्य गण्यमान्य अतिथियों का पुष्प से स्वागत श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव आयुष विभाग। लीना जौहरी जी। बिल्कुल कर्तव्य ध्वनि की आवश्यकता है, इसलिए सबका स्वागत किया जा रहा है और सब में आपका उत्साह बना रहना चाहिए। और अब श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग द्वारा उद्बोधन। सर इस तरफ आइए। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर लोक भवन के सभागार में उपस्थित हम सबके आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री परम आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी, परम आदरणीय श्री राकेश सचान जी, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भाई श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, श्री राकेश राठौर गुरु जी, भाई सतीश शर्मा जी, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, श्री संजीव मित्तल जी, श्री संजय प्रसाद जी, विजय कुमार जी एवं इस सभागार में उपस्थित अलग अलग इन सभी विभागों के अधिकारीगण आज इंद्रधनुष के उस रंगों की तरह यह सभागार सुशोभित हो रहा है। आप सभी जीवन की जितनी भी अलग अलग विधाएं हैं उन सब से संबंधित लोग यहाँ आज इस सभागार में अपने जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज से जो नया जीवन आप शुरू करेंगे, कि आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से आप कुछ ऐसे प्रतिमान स्थापित करेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नई मिसाल कायम होगी। ये नौकरी आपके जीवन की शुरुआत है। आपने पढ़ाई किया, आपने बहुत मेहनत करके अपने परिवार के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आज आपको एक ऐसा मुकाम हासिल हुआ है। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। आपने अपने शासन काल में नित्य नए हमेशा आपने जो भी काम किया सारा देश बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है। आपने कोरोना के काल में एक ऐसा मॉडल इस देश के लिए प्रस्तुत किया कि सारी दुनिया ने उस मॉडल को अपनाया। नौकरियां मिलती थी, न जाने कैसे मिलती थी, न जाने कैसे उनके नियुक्ति पत्र वितरित होते थे, किसको कहाँ पोस्टिंग मिलती थी, एक अजीब सी परिस्थितियां थी। आपने आज एक ऐसे सुंदर तरीके से आज नौकरियां बड़े शान से, बड़े गर्व से, वो नियुक्ति पत्र जब इनके हाथों में मिलता है तो इनका मन गर्व से भर जाता है। इनको बड़े ही आदर्श तरीके से उत्तर प्रदेश ने नौकरियां कैसे मिलती हैं, कैसे उनको समायोजित किया जाता है और कहीं उनको परेशानियां नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी आपको इस नए प्रतिमान, देश बड़ी आशा भरी निगाहों से आपके इस कदम को भी देख रहा है। वो सारे मुख्यमंत्री इसका अनुसरण करेंगे।
इसलिए कि ये वो रास्ते थे जो बड़े कांटों भरे थे और इनके बाद इनकी बड़ी आलोचनाएं होती थी। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं हृदय की गहराइयों से, अंतर्मन की गहराइयों से, कि आपने एक ऐसी व्यवस्था दिया है, ये उत्तर प्रदेश नहीं देश के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। आयुष का मंत्री हूँ, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा अपने ग्रामीण और अपने शहरी लोगों के जीवन में स्वास्थ्य के माध्यम से एक नए सेवा का अवसर प्रदान कर रहा। 105 राजकीय और प्राइवेट विद्यालय है, जिसमें 19 राजकीय विद्यालय है और आयुष के पूरे महाविद्यालयों को एक साथ उनके समन्वय के लिए, उनकी एक रूपता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आयुष का महाविद्यालय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है गोरखपुर में। मैं समझता हूँ कि आज मेरे विभाग के आयुष के 422 लोगों को MOCH इनको कहते हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े, ये सन 1986 में एक समझौता हुआ जिसमें कि आयुर्वेद की तरफ से MOCH की नियुक्ति होती है। ये लोग एलोपैथ के हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल में काम करते हैं और अपनी विधा के लिए, आयुर्वेद के लिए वहाँ रहकर समाज की सेवा करते हैं। आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए आपको अपने डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सेवा के साथ साथ आपको हमेशा अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए और आपके शब्द, आपके बोल बहुत मीठे होने चाहिए। आप सेवा के साथ साथ आप मरीज को दवा देने के साथ अपने मीठे बोल से, अपने व्यवहार से निश्चित ही आप उनको चमत्कृत करेंगे, उनका इस हमेशा अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपसे सदैव आपसे जुड़कर एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ संपूर्ण सभागार का, सम्मानित मंच का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी श्री दयालु जी। और अब उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री A.K. शर्मा जी, माननीय मंत्री जी नगर विकास विभाग। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री सचान जी, हमारे अन्य राज्य मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित माननीय मुख्य सचिव जी, DG, पुलिस, तमाम उच्च अधिकारीगण और जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, ऐसे तमाम सफल कैंडिडेट्स, अभ्यर्थीगण और उनके परिवारजन, भाइयों और बहनों। आज का दिन सच में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे और ये एक श्रृंखला चल रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि कई महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी परंपरा शुरू की है कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, उसमें फर्क लोगों को मालूम पड़े। भाइयों बहनों, मैं आपको अपने खुद के अनुभव से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। जिस प्रकार ये नए कैंडिडेट्स चुन करके आए हैं, एक समय में मैं स्वयं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता था। तब की शुद्धता में बीच में जो गड़बड़ हुई, उसकी अशुद्धि, और फिर जो माननीय योगी जी ने शुद्धिकरण किया है, उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत की तरह ही, एक पीठाधीश्वर की तरह ही इस लोक भवन को, इस लोक संकुल को, इस विधानमंडल को, इस सरकार को भी चला रहे हैं। उतनी ही पवित्रता से, उतने ही धर्म आचरण के साथ ये सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष से ऊपर हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो इस राज्य में जो 6 साल से जो सुशासन चल रहा है, मैं तो यूँ कहूँगा कि ये सुशासन जो है वो शुद्धिकरण का एक यज्ञ चल रहा है। सुशासन ही नहीं बल्कि शुद्धिकरण का एक यज्ञ चल रहा है। आप राजनीति की बात करें, राजनीति में राजनीति जो थी वो अपराधियों को, भ्रष्टों को, गुंडा तत्वों को
संरक्षण देने का एक अम्ब्रेला बन गया था, एक छत्र छाया बन गई थी। उसका शुद्धिकरण माननीय योगी जी ने किया है। प्रशासन में अपना और पराया, अपना गुंडा दूसरे का गुंडा। अगर अपना गुंडा है तो कुछ भी करके आए, उसको 100 खून माफ है। दूसरे का गुंडा है तो थोड़ा बहुत उस पर सख्ती की जा सकती है। इस तरह से प्रशासन का शुद्धिकरण। लेकिन भाइयों बहनों, ये बात नजर में नहीं आती है कि जो सबसे बड़ा शुद्धिकरण हुआ है माननीय योगी जी के हाथों से, वो है शिक्षा का शुद्धिकरण। मैं अपने प्रयाग के जीवन से आपको बताऊं कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते थे और मैं कई बार ये बात विद्यार्थियों को समझाने के लिए कह चुका हूँ। आप में से जो यहाँ चुन करके बैठे हैं, उनमें से कई लोगों को ये अनुभव होगा कि जैसे ही आप परीक्षा हाल के बाहर निकलते थे तो आपको लग जाता था कि इस बार मेरा बेड़ा पार होने वाला है कि नहीं होना है। 4 विद्यार्थी मिलते थे, आपस में टैली करते थे कि इसका तुमने क्या लिखा, उसका तुमने क्या लिखा, और उसमें से हमें अंदाज चल जाता था कि इस बार नैया पार होनी है कि नहीं होनी। ये बात सही है कि नहीं, आप लोग बताइए। लेकिन और यही शुद्ध परीक्षा है। हमें मालूम होता था कि इस बार अपना बजरंगबली पार लगा देंगे, और वही जनरली वही होता था, कुछ केसों के अपवाद के रूप में। लेकिन बीच में एक ऐसा समय काल आया कि जब चिट्ठियां जाने लगी। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वो सरकार की एक तरह से रीढ़ समान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, तहसीलदार हैं, वित्त विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हमारे नगर विकास के लोग हैं। सरकार की रीढ़ है, यही सरकार है। लेकिन इनकी नियुक्तियों में क्या होने लगा बीच के सपा के शासन में, और उन दिनों जैसे सरकार का कोटा होता है कि इस साल 38 डिप्टी एसपी लेने हैं, इस साल इतने तहसीलदार लेने हैं, वैसे ही चाचा, भतीजा, भाई और भाभी का कोटा होता था कि अगर 35 डिप्टी कलेक्टर लेने हैं तो उसमें 5 चाचा का, 7 भाभी का, 8 पापा का। एक आध लड़के तो हमको यहाँ तक बताए कि भाई साहब हम गए थे कुछ जुगाड़ लगाने, तो चाचा ने कहा कि भैया हमारी चिट्ठी तो जा चुकी है, हमारा कोटा पूरा हो गया है, तुम ऐसा करो कि जरा ट्राई कर लो, हमारा एक भतीजा है उसके यहाँ चले जाओ, शायद उसके कोटे में का खाली। इस प्रकार से बंदर बांट हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का होने लगा। आप कितनी मेहनत करके, आप कितनी लगन से, आपके माँ बाप कितनी तपस्या से, कितना कष्ट उठा करके, कितना बलिदान दे करके आपको पढ़ाते हैं, इसका मुझे स्वयं अनुभव। और जब आप परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा का शुद्ध परिणाम की बजाय बीच का जो समय काल था उसमें इस तरह की बंदर बांट होने लगी। यहाँ तक हुआ कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जिस लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश के आप चुन करके यहाँ बैठे हैं, उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। यहाँ तक की नौबत आ गई। तो इस प्रकार हम और आप इस समय बहुत ही अच्छे समय में जी रहे हैं। आप सबको जो नियुक्ति मिली है, आप सब अपना अनुभव भी बताएंगे। पिछले इसी प्रकार के कार्यक्रमों में कई लोगों का, आप लोगों का अनुभव सुन चुका हूँ। सब ने ये कहा कि न किसी से सिफारिश करानी पड़ी, न ही कहीं एक पैसा खर्चा करना पड़ा। जो भी खर्चा करना पड़ा अपनी कॉपी किताब लिखाई पढ़ाई पर करना पड़ा, और उसका परिणाम आपको मिला है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ हो या न हो, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने याद रखा है अपने जीवन काल में, अब आपको भी ये बात कहना चाहूँगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चुनाव नहीं हो पाता है। कहीं 1 मार्क से, कहीं आधे मार्क से, कहीं 2 मार्क से लोग रह जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है। आपके बुजुर्गों की, पूर्वजों की तपस्या का फल है कि आप इतनी बड़ी उच्च सेवा में आप आए हैं। इस बात को हमेशा ये ईश्वर का प्रसाद मान करके आप अपनी सेवा, आप अपनी नौकरी को सेवा के रूप में लेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जिससे आपके पूर्वजों ने जो तपस्या की है वो भी फलीभूत हो। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। प्रशासनिक कार्य, मैं चूंकि दोनों पहलू देख रहा हूँ, पहले अधिकारी था, आज नेता हूँ। प्रशासनिक कार्य हो या राजनीति हो, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू में मानता हूँ। आप जो सेवा अधिकारी के रूप में करते हो, वही सेवा पदाधिकारी भी करता है। कभी भी लोकतंत्र में मेरा आप सबसे, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई बात, ये बात शायद कोई ना कह सके कि
लोकतंत्र में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसकी सर्वोपरिता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। यही लोकतंत्र की परिभाषा है, यही लोकतंत्र है। और मैंने ये भी अपने जीवन में सीखा है नौकरी करते हुए कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आपकी निष्ठा सही है, आपकी मंशा सही है, आपकी नीयत सही है सेवा करने की, जनता की सेवा करने की, तो कहीं भी कोई झगड़ा होने का कोई चांस नहीं होता है। आप जिस शुद्धिकरण, जिस शुद्धता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उसी शुद्धता के साथ आप अपने नौकरी का भी, कार्यकाल का भी निर्वाह करेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ, ऐसी आशा के साथ आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री ए.के. शर्मा जी, सम्माननीय श्री राकेश सचान जी, सम्माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, सम्माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, सम्माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, सम्माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव सम्माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, सम्माननीय श्री संजीव मित्तल जी, सम्माननीय श्री विजय कुमार पुलिस महानिदेशक, और आज के कार्यक्रम जिन्होंने विशेष रूप से जिनके जो अधिकारी हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, श्री देवेश चतुर्वेदी जी और श्रीमती लीना जौहरी जी, जो आयुष विभाग की प्रमुख सचिव, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने अभी कहा, विशेष रूप से आज 690 लोगों को ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। इसमें कई विभाग शामिल हैं और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, 422 चिकित्सा अधिकारी हैं। हमारे 12 वित्त विभाग के अधिकारी हैं, कोषाधिकारी, राजस्व के भी हैं, पुलिस के भी हैं। सभी लोगों को आज इस प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, पढ़ाई के समय तो एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपना कैरियर बनाएं। पेरेंट्स की भी इच्छा यही होती है कि उनका कैरियर बने, लेकिन आज से विशेष रूप से अभी तक जिस समाज से आप कुछ लेते थे लगातार, अब आपकी स्थिति देने की आ गई। अब आप उस समाज को कुछ दे सकते हैं और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी जा रही है। क्योंकि 422 चिकित्सक हैं, इसलिए विशेष रूप से चिकित्सा अधिकारियों से एक बात मैं साझा जरूर करना चाहता हूँ। सामान्यतया सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम निरोगी रहें, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा। जो मरीज, जो तीमारदार किसी भी डॉक्टर के पास आता है, उसकी मनोदशा सामान्य नहीं होती। वो एक व्यथित मानसिकता का व्यक्ति होता है और वो चाहता है कि जैसे ही डॉक्टर हमें देखेंगे, हमको एक गोली दे देंगे या इंजेक्शन दे देंगे या फिर किसी प्रकार की कोई दवा देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। उसके पहले ये बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारा व्यवहार कैसा हो, क्योंकि डॉक्टर की बोली ही मरीज का इलाज करती है। सबसे पहले डॉक्टर का व्यवहार सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मरीज को, और वही अपने आप में दवाई का भी काम करता है। तो इसलिए भले ही आपकी व्यस्तता कितनी भी हो, लेकिन याद रखिए कि चूंकि मरीज और तीमारदार की मानसिक स्थिति उस समय जब वो घबराहट में होता है, परेशान होता है, तो वो सामान्य मानसिकता का व्यक्ति नहीं होता।
तो जो परेशान व्यक्ति होता है तो उसके मुंह से कभी कभी ऐसे शब्द भी निकलते हैं जो बहुत प्रिय न हो, जो आपके अनुकूल न हो, जो आपके स्तर के अनुकूल न हो, लेकिन फिर भी इस बात की कोशिश जरूर होना चाहिए कि हमारा व्यवहार आत्मीयता के साथ, मधुरता के साथ अगर होगा तो निश्चित रूप से आपकी दवाई के साथ साथ आपका व्यवहार भी उसका इलाज करता है। तो विशेष रूप से ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक जो है वो एक भगवान का द्वार माना जाता है कि वहाँ से लोग विश्वास लेकर आते हैं कि यही हमको जीवन दान दे सकता है, यही हमको स्वस्थ कर सकता है, और निरोगी रहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को शेष जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जा रही है उन लोगों से भी एक बात जरूर साझा करना चाहता हूँ। जब तक आवश्यकता न हो इस बात की, स्ट्रेटेजिकली किसी बात को डिले करने की आवश्यकता न हो, तब तक जितना जल्दी हो कार का डिस्पोजल हो, क्योंकि कार का डिस्पोजल जो है वो हमको हर तरह से न्याय दिलाता है। और आप सहमत होंगे कि जिस व्यवस्था में आप यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला, वो न्यायपूर्ण व्यवस्था का ही एक परिणाम है, न्यायपूर्ण व्यवस्था का ही एक पुरस्कार है। अभी तक जो पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते थे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में किस प्रकार का डिले होता था, 3-3 साल लग जाते थे, रिजल्ट नहीं आता था। आज 10 महीने में पीसीएस का रिजल्ट आ रहा है। ये आप महसूस करेंगे कि जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है उस दिन से जो व्यवस्था लगातार नीचे की तरफ जा रही थी, अब हर तरफ से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को लोग मॉडल के रूप में देखते हैं, कि लोग देखते हैं हर बात में कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश कैसा कर रहा है, और देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है। लोग कहते हैं कि योगी जी को भेज दो तो हमारे वहाँ व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये ख्याति एक दिन में नहीं बनी, बरसों की पब्लिक सर्विस का परिणाम और मन में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को देने का संकल्प वही लाया। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, चाहे आदरणीय योगी जी हों, उन्होंने जिस न्यायपूर्ण व्यवस्था को अपने अंदर आत्मसात किया, आज वो सबसे बड़ा हमको एक संदेश देते हैं अपनी कार्यप्रणाली से, अपनी क्रियाशीलता से, अपने आचरण और व्यवहार से, कि हमको भी न्याय करना है, सामने वाले को टरकाना नहीं है, उसको जानबूझ के डिले नहीं करना है, उसको हिलगाना नहीं है। कोशिश ये करना है कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि इसमें बहुत से गेस्टेड ऑफिसर बनेंगे, आपको अपने स्तर से उस समय समय के ऊपर खुद निर्णय करना पड़ेगा। तो लेकिन आपका निर्णय, क्योंकि योग्यता के आधार के ऊपर आपको ये पद मिला, न किसी सिफारिश पर, न किसी अन्य उसके ऊपर। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति भी जब कभी भी आपके पास आता है तो वो भी इसी मानसिकता से आता है कि आप उसका होने वाला काम जितनी जल्दी हो सके उतना तुरंत निस्तारित करें। अगर आप इस व्यवस्था को देखते हुए हमारे रोल मॉडल का आचरण और व्यवहार अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी ख्याति बढ़ेगी और आपके परिवार और खानदान की ख्याति बढ़ेगी। और यहाँ तक भी दो ही क्या नाम कमेंट होते हैं आदमी के जाने के बाद कि बहुत अच्छा था, चला गया, बुरा हुआ, और एक कमेंट ये भी होता है कि अच्छा हुआ, चला गया। आप कौन सा कमेंट अपने पीछे सुनना चाहते हैं? आप जब निकले तो लोग क्या सुनना चाहते हैं आप, कि आपके पीछे लोग क्या कहें कि बहुत अच्छा हुआ कि चला गया? ये कमेंट सुनना चाहेंगे, या ये कमेंट सुनना चाहेंगे कि जहाँ जाएं वहाँ चलें तो कम से कम लोग महसूस करें कि हाँ अच्छा था, चला गया। ये अपने आप में रोजमर्रा में हमारा व्यवहार, हमारी कार्यप्रणाली ही सब कुछ देगी। हर व्यक्ति अपना कैरेक्टर रोल खुद लिखता है, जो भी आप करेंगे वही प्रतिफलित होगा। भले ही आप अच्छा सोचें, लेकिन सोचने से प्रतिफलित नहीं होगा। जो कुछ आप एक्शन में लाएंगे, जो क्रियाशीलता होगी आपकी, जो कार्यप्रणाली होगी, वही प्रतिफलित होगी। आज के इस अवसर पर हम आपको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की बधाई देते हैं कि लगातार 55,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र इस मंच के माध्यम से दिए जा चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में ये एक और कड़ी जुड़ी है
हम आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अपने जीवन में सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई एक फिल्म जिसका शीर्षक है मिशन रोजगार, उसका प्रसारण आपके सामने हो रहा है। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों? अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। चल, तुम मन लगा कर, तो मैं नहीं कर सका तो तुम कर। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकास जैसी अभिनव योजनाओं ने युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल, भाई भतीजावाद और सिफारिश का बोलबाला था। युवाओं में सरकारी भर्तियों के प्रति नाउम्मीदी थी, बेरोजगारी शीर्ष पर थी। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था एवं नई कार्य संस्कृति प्रचलित की। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत सरकारी भर्तियों, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में रोजगार के रिकॉर्ड अवसर सृजित किए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वह 4% तक रह गई। पिछले 6 वर्षों में रिकॉर्ड 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 3,75,000 युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी मिली है। इतनी अधिक संख्या में हुई भर्तियों की चयन प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं और चयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करके सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी सिफारिश या भ्रष्टाचार का सामना तो नहीं करना पड़ा। मेरा नाम हर्षिता वर्मा है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा ASI कॉन्फिडेंशियल पे हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये भर्ती निष्पक्ष तरीके से करवाकर उन्होंने महिलाओं को अच्छा अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब कोचिंग, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी, नायब तहसीलदार, कोषाधिकारी, प्रोफेसर एवं चिकित्सा अधिकारी आदि पदों के लिए 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। निश्चित ही आप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। फिल्म का आपने स्वागत किया, सहमति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको नियुक्ति पत्र मिलने का। कृपया मेरी बाईं ओर से आएं
और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण कर दाहिनी ओर से आप प्रस्थान कर अपने आसन ग्रहण करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले सुश्री दिव्या सिकरवार नियुक्ति विभाग से डिप्टी कलेक्टर जनपद आगरा से हैं आप। लखनऊ से सुश्री सल्तनत परवीन नियुक्ति विभाग से डिप्टी कलेक्टर पद पर। शामली जनपद से श्री आनंद कुमार कटारिया डिप्टी कलेक्टर। गृह विभाग पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त हुई लखनऊ जनपद से सुश्री शांभवी त्रिपाठी। पुलिस उपाधीक्षक श्री राज सोनकर प्रयागराज जनपद से। पुलिस उपाधीक्षक सुश्री कीर्तिका सिंह लखनऊ जनपद से। श्री फहद अली गृह विभाग पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद से हैं। सुश्री वसुंधरा त्रिपाठी राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पद पर लखनऊ जनपद से। श्री गौरव प्रताप सिंह राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार जनपद देवरिया से। सुश्री रूबी यादव राजस्व विभाग नायब तहसीलदार अंबेडकर नगर से। श्री प्रवीण कुमार वर्मा वित्त विभाग कोषाधिकारी बहराइच जनपद से। श्री नमन पांडे खाद्य एवं रसद विभाग जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनपद गाजीपुर से। और अब आयुष विभाग की बारी। डॉक्टर रागिनी चौहान चिकित्साधिकारी लखनऊ जनपद। डॉक्टर विकास वाजपेयी आयुष विभाग चिकित्सा अधिकारी लखनऊ जनपद से। डॉक्टर सुनीत राय चिकित्सा अधिकारी जनपद सुल्तानपुर से हैं। डॉक्टर अलीम चिकित्सा अधिकारी लखीमपुर खीरी जनपद से हैं। और श्री प्रदीप कुमार यादव राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी भदोही जनपद से। श्री राहुल तोमर राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थापक आगरा जनपद से। श्री यश कुमार दुबे उत्तर प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रबंधक पद पर नियुक्त हुए हैं, गुरुग्राम हरियाणा से आए हैं। श्री प्रशांत शर्मा जनपद गुना मध्य प्रदेश से आए हैं, खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में। सुश्री स्वीटी पटेल भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग प्राविधिक सहायक फतेहपुर जनपद से। और सुश्री अनुष्का सिंह नगर विकास विभाग में कर निर्धारण अधिकारी लखनऊ जनपद से। और अब क्रम है संवाद का। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संवाद करेंगे नव चयनित अधिकारी। विभागवार
मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री सल्तनत परवीन, नियुक्त विभाग में डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त हुई हैं और आप जनपद लखनऊ से हैं। सुश्री सल्तनत परवीन। नमस्कार सर। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित मंत्री महोदय, राज्य के वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सल्तनत परवीन जनपद लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है। आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा मुझे इस पद का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। यह क्षण मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय रहेगा। लोक सेवा परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण में पहले काफ़ी समय लगता था, लेकिन आपकी सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को अत्यधिक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित कर नियुक्ति पत्र निर्गत करने में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। माननीय महोदय, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी सरकार में महिलाओं को जो सुरक्षा एवं एम्पावरमेंट मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करूँगी तथा अपने पूरी प्रतिभा एवं क्षमता से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूर्ण योगदान दूंगी। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। श्री राज सोनकर, पुलिस उपाधीक्षक, प्रयागराज से। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त मंत्रीगण को मेरा सादर नमन। मेरा नाम राज सोनकर है। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के पद पर हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय तल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस 2022 की प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर पारदर्शी तथा निष्पक्षपूर्ण तरीके से पूरी की गई है। मैं अभ्युदय योजना का विद्यार्थी रहा हूँ तथा मैंने अधिकारियों के मार्गदर्शन में रहकर तैयारी की एवं मैं एक एस्पिरेंट से अधिकारी तक का सफर तय कर सका। मैं अपनी वाणी को कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, अतः यह मेरा अपना है या पराया है। ऐसी गणना लघु चित्त के लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। धन्यवाद मुख्यमंत्री। सुश्री कीर्तिका सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, लखनऊ जनपद से। माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त मंत्रीगण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कीर्तिका सिंह है। मैं जनपद लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में डिप्टी एसपी के पद पर हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि मैंने समस्त तैयारी उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्शपुर परीक्षा केंद्र में रहकर पूर्ण की, जहां पर यह संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निःशुल्क आवासीय और परीक्षण सुविधा प्रोवाइड करता है और मैंने समस्त तैयारी वहीं पर रह के कंप्लीट करी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे जैसी बहुत सी लड़कियों को वहाँ पर अवसर प्रदान हो रहा है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू पर निःशुल्क सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। शिक्षण ही नहीं, हर फील्ड में वहाँ से लड़कियाँ निकल रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। धन्यवाद सर। देवरिया जनपद से नायब तहसीलदार नियुक्त हुए श्री गौरव प्रताप सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं गौरव प्रताप सिंह जनपद देवरिया के विकास खंड तरकुलवा के ग्राम पंचायत बसंतपुर महुआ का निवासी हूं और मेरा चयन इस बार पीसीएस परीक्षा 2022 के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी भी पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थी रह चुके हैं। उनके समय में परीक्षाओं में लेट लतीफी की समस्या, पारदर्शिता का अभाव इत्यादि समस्याएं बनी रहती थी, लेकिन इस बार मात्र 10 महीने के समय अंतराल में पूरी परीक्षा को पूर्ण करके एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अपने पदीय दायित्वों और कर्तव्यों का पूरी सत्यनिष्ठा और कर्मठता के साथ पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ जनपद से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रागिनी चौहान।
सर्वप्रथम मैं भगवान श्री धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए सभा में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी मंत्रीगण, सभी विशिष्ट अधिकारीगण तथा सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि विगत 6 वर्षों में प्रत्येक वर्ष उन्होंने आयुर्वेद तथा आयुष विभाग में भर्तियों के द्वारा अधिक से अधिक चिकित्सकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने का अवसर दिया। साथ ही साथ पिछले 10-12 वर्षों से लंबित जो नियुक्तियां थी उनका भी यथाशीघ्र समाधान कर अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया। इसके साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा तथा आयुर्वेद उत्तर प्रदेश को में आयुष मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए योग एवं वेलनेस सेंटर, आयुष डिस्पेंसरी आदि का योजनाएं लागू की। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को आज जो दायित्व दिए जा रहे हैं, हम सभी उनका पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मेरी यही कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन को हम सब सुनना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में मिशन रोजगार के इस अभिनव कार्यक्रम की एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित विभिन्न विभागों के नवनियुक्त अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री के शर्मा जी, श्री राकेश सजान जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, राकेश राठौर जी, सतीश चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री संजीव मित्तल जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज कि विगत 1.5 वर्ष के अंदर या 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता, अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, कोषाधिकारी के 12, नायब तहसीलदार के 44, राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्राविधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14
खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422। इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता अभिभावक पर निर्भर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का। अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा और इस दृष्टि से इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब यहां पे आपने देखा होगा हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो उनके अनुभव पर आधारित थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसंगों का उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को आपके सामने रखा और यही व्यावहारिक जीवन से अब आपको सामना करना है और व्यावहारिक जीवन यही कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी किस रूप में। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों के हमने यहाँ पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर के और 93 डिप्टी एसपी के यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई जितने विभाग हैं, आम जनमानस की शिकायतें या आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या इन्हीं सब विभागों से के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये विभाग लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए सही तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर लें, अहंकार से मुक्त होकर के कि मैं अब अधिकारी हो गया हूं, डिप्टी कलेक्टर हो गया हूं या डिप्टी एसपी हो गया हूं, मैं क्यों सामान्य नागरिक से मिलूंगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को कभी अच्छे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं बड़ा आदमी हूं तो उससे वो बड़ा नहीं होता है। कोई व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मैं अधिकारी हूं और अधिकारी के रूप में कोई मुझे बिना किए ही सम्मान दे, तो मुझे लगता है ये एक सपना होगा। याद रखना ये भारत है और भारत में तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जब लोकतंत्र नहीं था और पश्चिम ये मानती थी कि आक्रांता इस देश में आएंगे, आकर के वह रौंद करके किसी को भी अपना गुलाम बना देंगे, इस देश ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। याद करिए, सिकंदर इस देश में जब हमला करने के लिए आ रहा था तो सिंध के तट पर किसी ने बताया कि एक सन्यासी रहता है। वो समझता था कि सन्यासी होगा तो काफी उसके पास बहुत कुछ होगा। तो उसने देखा एक झोपड़ी में बैठा हुआ है, एक सामान्य सी गुफा में बैठ करके वो व्यक्ति धुनी रमाया है
लोग उसके इर्द गिर्द आकर के उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। उसके सेनापति ने कहा कि तुम्हें तो सिकंदर महान ने बुलाया है, चलिए। उसने कहा कौन सिकंदर? कहा रे विश्व विजेता सिकंदर। उसने कहा देखो विश्व विजेता वो कभी नहीं हो सकता है, विश्व विजेता तो एक ही है और परमपिता परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। यह भारत का एक सामान्य नागरिक इस भाव के साथ जीवन यापन करता है और हम में से किसी को भी यह पालना नहीं चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हमने सब कुछ अर्जित कर लिया है। एक सामान्य नागरिक के प्रति जितना हम संवेदनशील बन पाएंगे, जितना अधिक मेहनत कर पाएंगे, याद करना 30 से 35 वर्ष की जो इस सेवा का एक कालखंड आपका होगा, वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड होगा और इसकी नींव अगले 10 वर्ष के अंदर आपको तय करनी है। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी ईमानदारी के साथ इस नींव को मजबूत कर सकते हैं, न केवल 30-35 वर्ष का बल्कि उसके बाद भी जीवन पर्यंत के लिए वह आपको एक आत्मिक संतुष्टि का आधार भी देगा। और नहीं तो हम लोग देखते हैं कि 10 वर्ष का कालखंड में अगर एक बार थोड़ा इधर उधर ताक झांक हुई नहीं कि इसके बाद फिर वो लुढ़कना प्रारंभ कर देता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि समय के पहले उनको सेवा से मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि सरकार इन सभी प्रकार की कवायदों को इसलिए कर रही है। आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया में न जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न किसी प्रकार का वाद है, न जातिवाद का है, न भाई भतीजेवाद का, किसी भी प्रकार की कोई भी आंच हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग और बोर्ड की नियुक्ति के साथ नहीं आने दी गई। वो योग्य है, जो सक्षम है, वह चयन की प्रक्रिया के साथ आएगा, उसको नियुक्ति पद प्राप्त करना उसका अधिकार है। अगर आपका यह अधिकार दिलाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, उन चुनौतियों से जूझ रही है जो चुनौतियां प्रदेश के सामने थी, तो एक नागरिक का भी तो कोई अधिकार होगा, उस नागरिक के भी तो कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार भी तो उस नागरिक को मिलने चाहिए जिसके लिए वो भटकता है। क्यों एक कॉमन मैन को, एक सामान्य नागरिक को क्यों ये बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि मैं जिंदा हूं? ये नौबत क्यों आती है? जमीन की पैमाइश के लिए क्यों इस प्रकार की नौबत आती है? क्यों व्यक्ति बार बार जाए और हम 45 दिन का समय लेकर के फिर उसमें डेट पर डेट लगाते जाए? आप अच्छे अधिकारी तभी साबित हो पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जब आपने कोई मीटिंग तय की, निष्कर्ष पर पहुंचिए। हर दिन मीटिंग के लिए लगा दिया और कुछ लोग जिंदगी भर केवल मीटिंग ही करते रह जाते हैं, कभी निष्कर्ष पे पहुंचते ही नहीं, और यहीं से खराब होती है छवि। यहीं पे नौकरशाही हमारी कटघरे में खड़ी होती है। हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हमें अपने आप को साबित करना होगा, अन्यथा आम जनमानस के मन में आपकी कोई अच्छी छवि उभर कर नहीं आएगी। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, कुछ अधिकारी कार्य करते हैं, पब्लिक के मन में एक बहुत साफ सुथरी छवि उभरती है, लोग बोलते हैं, याद करते हैं आज भी कि फलाना अधिकारी हमारे यहां डिप्टी कलेक्टर के रूप में था, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में था, एडीएम के रूप में था, सीडीओ के रूप में था, नगर आयुक्त के रूप में था, या विकास प्राधिकरण के वीसी के रूप में काम किया था, या जिले का कलेक्टर था। जनता याद करती है, वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक बताती है इस अधिकारी ने इतना अच्छा काम किया।
ये मानक तैयार किए थे, ये स्टैंडर्ड तैयार किए थे, लेकिन बहुत सारे लोग जिंदगी काट देते हैं, कोई पहचानता नहीं। और जब वो कॉमन मैन को नहीं पहचानता है तो जब वो रिटायर होता है तो उसको भी कोई पहचानने वाला नहीं मिलता है। हम देखते हैं बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी घूमते रहते हैं, वो कहते हैं साहब हमारा ये कागज क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ तुमने भी तो परेशान किया होगा किसी को, जब परेशान किया तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। तो परेशान करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी बिरादरी का है। तो जब कॉमन मैन को परेशान करते हो और उस समय उस पद पर रह करके दिखाई नहीं देता है तो आज परेशान हो रहे, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं भाई। अच्छा है करो फल इसी जन्म में भुगत लोगे तो अच्छा है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश की नौबत नहीं आनी पड़ी होगी आपके सामने, आपके अभिभावक को भी ये नौबत नहीं आई होगी, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और मैं फिर इस बात को कहूंगा, किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी को किसी के यहां से सिफारिश कराने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई सिफारिश मत कराइए। पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गांव और अपना घर समझ करके कार्य करना प्रारंभ करिए। उत्तर प्रदेश में हमारे लिए हर जनपद, हर गांव महत्वपूर्ण है, हम उसको कमतर आंक करके नहीं देख सकते। 25 करोड़ की जनता के लिए हमें कार्य करना है, उनकी अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है। और इससे कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं सिफारिश की आवश्यकता होनी चाहिए। आपकी योग्यता और आपकी क्षमता के अनुसार शासन आपको नियुक्ति दे रही है, विभाग आपको नियुक्ति दे रही है। और जहां पर थोड़ी भी भेदभाव की शिकायत स्वयं भी विभागीय स्तर पर आती, विभागीय मंत्री कार्रवाई करता है। अगर कहीं भी कोताही बरत दी जाती है तो मैं स्वयं ही उस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करता हूं, कोई संकोच नहीं करता हूं, क्योंकि हमें 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करना है। और वह जब हम लोग करते हैं तो हर व्यक्ति में एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। जहां कार्य हुआ है वहां लोग कहते हैं साहब अच्छा काम हुआ है, वहां आंकड़े बताते हैं, देश और दुनिया के अंदर इस प्रकार का संदेश जाता है। और जहां कार्य नहीं होता है वहां पर आंकड़े भी बताने लगते हैं और साथ साथ आम जनमानस भी इस बात की चर्चा करती है। और ये सभी महत्वपूर्ण दायित्व हैं आपके पास। याद रखना, इसमें जितने भी मैंने पद गिने हैं, चाहे वह डिप्टी कलेक्टर का हो, पुलिस डिप्टी एसपी का हो, कोषाधिकारी के रूप में कार्य करने, नायब तहसीलदार के रूप में, राज्य संपत्ति विभाग के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनके व्यवस्थाधिकारी के रूप में कार्य करने का कार्य हो, या फिर माइनिंग में वहां पर माइनिंग अफसर के रूप में, या फिर आपके खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड में हो, या खाद्य और रसद विभाग में जिला पूर्ति अधिकारी के रूप में, या आयुष विभाग। आयुष की ताकत कितनी बड़ी है, 422 तो आयुष के चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती हो रही है। यानी वर्षों से पद लंबित पड़े हुए थे, होती नहीं थी नियुक्ति। एक बार यहां पे आयुर्वेद का घोटाला हुआ था, तब से पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो गई, पूरा आयुष विभाग ही ट्रैक से उतर गया। तो हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने आयुष को एक नई पहचान फिर से दी है, योग को वैश्विक मान्यता दिलाई है। और अब आपका दायित्व है कि आयुष विभाग जिस हमें कार्य कर रहा है उसको और तेजी लाने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, इसमें कैसे हम गति दे सकते हैं, आपकी उपस्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश के अंदर आयुर्वेद से जुड़े हुए, आयुष से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वहां का भ्रमण करना, देखना, और अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, आपके सामुदायिक केंद्र में कैसे आप अपनी सेवाओं को और बेहतर कर सकते हैं। देश के अंदर इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। एक क्षेत्र है जो हेल्थ टूरिज्म के लिए हमारे लिए एक नया अवसर उपलब्ध करा सकता है।
और आयुष के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि जो आयुर्वेद के जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके लिए तो इतना अवसर है कि अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इनके पास इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है और उस अवसर पर हमें कार्य करने के लिए तैयार होना होगा। बहुत कुछ आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं। विभाग इस दिशा में अच्छा प्रयास प्रारंभ कर रहा है और हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश आज पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस गति से आगे बढ़ा है उसका एक पार्ट बनना। पिछले 6 वर्ष के अंदर टीम यूपी ने अगर मेहनत नहीं की होती, हम भी केवल मान लेते जो हो रहा है होने दो, हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक दूसरे के ऊपर हम भी आरोप प्रत्यारोप करते तो कुछ भी हम भी नहीं कर पाते। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज एक देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश के अंदर 6 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग दुगनी होगी, उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएगा, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर पाएगा। नीति आयोग के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सरकार, प्रशासन, प्रदेश के सभी कार्मिकों ने, आम जनमानस ने जब संकल्प लिया, आज कोई व्यक्ति, कॉमन नागरिक, उसकी अपनी कोई समस्या होगी, समस्या लेके जरूर आता होगा, लेकिन फालतू की बातों को नहीं करता। आज वह कुछ नया करने की बात करता है, विकास के बारे में चर्चा करता है और यह उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। उस अधिकार के साथ अपने आप को जोड़ना है और यह हमें अपने स्तर पर एक सकारात्मक प्रयास वहां करने होंगे। भ्रष्टाचार पर जितना बड़ा प्रहार कर सकते हैं, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि विकास के सबसे बड़े बाधक हैं भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव। जब भी हम किसी प्रतिभा को इससे वंचित करते हैं, हम विकास की संभावनाओं को भी बाधित करके एक बैरियर लगाने का कार्य करते हैं। जब भी हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भले ही हो सकती हो, लेकिन एक लंबे समय तक समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा नहीं था, उत्तर प्रदेश ऐसे ही बदहाल नहीं हुआ था। जगह जगह बेईमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया था। वे पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। बाहरी चेहरा कुछ और था। उन स्थितियों से आज उत्तर प्रदेश उभरा है। यही नौजवान आज से 6 वर्ष पहले जब किसी उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी, क्योंकि पहचान का संकट था। अगर ये लोग बोलते तो पहले ही चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए होते। आज पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश ने अपने आप सबको उभारा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संजाल बिछा है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं, एक सामूहिकता का दर्शन है। सभी लोगों ने मिलकर के, शासन, प्रशासन और हर कार्मिक मिलकर के जब इन कार्यों को आगे बढ़ाया है, आज परिणाम है। और उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के हम अगर कार्य करेंगे तो याद रखना कि आपकी ये पहचान हमेशा बनी रहेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इस पहचान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है।
लगातार प्रभावी ढंग से बिना किसी अफवाह और आरोप प्रत्यारोप की प्रवाह के बगैर आगे बढ़ना पड़ता है, तब परिणाम आते हैं। और उस परिणाम के लिए आज हम सब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देख करके एक आत्मिक संतुष्टि होती है कि हाँ, अब उत्तर प्रदेश के नागरिकों से जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक उससे उस उम्मीद पर खरा उतरा है और खरा उतरने का वाहक के रूप में आपको कार्य करना है। इसको निरंतरता बनाए रखना है, क्योंकि जितना कुछ हमारे पास है ये उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक मादा रखता है, लेकिन उस दिशा में कभी सोचने का प्रयास नहीं हुआ था। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब जब इस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस अवसर पर इस संकल्प के साथ आप जाएं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए जितनी मेहनत हो सकती है उतना करेंगे। याद रखना, आप उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपको एक नई पहचान दिलाएगा, आगे बढ़ने के लिए आगे एक अवसर प्रदान करेगा। और उस अवसर के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयन की इस पूरी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से, पूरी समयबद्ध तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको, आपके माता पिता, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब कुछ अब उत्तर प्रदेश के हित में जो बेहतर हो सकता है वह करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब समूह चित्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधार रहे हैं। एक बार खड़े होकर के करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। समूह चित्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। ये समूह चित्र आपके लिए सदा सदा के लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला होगा। माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ